अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम वानी रंगे फोन का एपिसोड 3 रीड आउट करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और टिकटॉक पेज के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। और सरदार सदा के कलर को तो उसकी आंखें सुर्ख, चेहरा पे रहन सांस तेज, वो कुछ का मुजस्समा बन चुका था। उसकी आवाज सर्द काटता थी, तलीद कर दिया तुमने मुझे, अब मुझे दोबारा नहाना होगा, निकलो मेरे वॉशरूम से। जमीन सहम कर वहीं खड़ी रही, जिसमें जैसे सुन हो गया हो। सरदार सदस्य कनक रसो ने दोबारा कहा, इस बार और सख्ती से, दफा हो, सुनाई नहीं दिया। मगर जमीन ना हिली, खौफ ने उसके कदम टकल लिए। सरदार सदस्य कनक रसो एक कदम आगे बढ़ा, हाथ उठाने ही वाला था कि जमीन डर के मारे दोनों हाथ मुंह पर रख कर झुक गई। उसकी सिसलियां बुलंद हो गई। आह, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा, मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा? आहिस्ता बोलो तो कहते हो तेज बोलो, तेज बोलूं तो कहते हो आहिस्ता। मैं कहाँ जाऊं, मुझे बख्श दो। सरदार दादा सिकंदर खुर्दो का हाथ हवा में ही ठहर गया। जमीन अचानक चुप हो गई, जैसे खुद ही अपने अल्फाज से डर गई हो। वो सीधी होने लगी, मगर टांगों ने साथ ना दिया। सरदार दादा सिकंदर खुर्दो ने उसे देखा। उसके चेहरे की सख्ती में एक लम्हे को कमी आई। मिर्जा जरा सा नरम पड़ा, यहीं बैठो, बख्तावर को भेजता हूँ, वो सब कर देगी। ये कहकर उसने अपने पाँव धोए और बाहर निकल गया। जमीन वहीं बैठी सिसकती रही, आंसू बहते रहे। दिल खुद से सवाल करता रहा, क्या वो भी हुक्म देकर भेजेगा? क्या वो भी सख्ती करेगी? कोई प्यार क्यों नहीं, कोई प्यार से क्यों नहीं पकड़ता मुझे? कुछ देर बाद बख्तावर कमरे में कपड़े लेकर आई। उसने जमीन को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। जमीन के मुंह से वेग क्या सिसकी निकली। हाँ, अफ्ताबर ने बेपरवाही से कहा, इतनी नाजुक मत बनो बीबी। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदलवा दिए। जमीन खामोश रही, अब आवाज में एहतजाज की ताकत भी ना बची थी। कपड़े बदल कर वो बाहर आई तो सामने सरदार दादा सिकंदर खसो खड़ा था, हाथ पीछे बंधे हुए। अफ्ताबर ने उसे देखते ही गिरफ्त ढीली कर दी और जमीन को बिस्तर पर बिठा दिया। सरदार दादा सिकंदर खसो ने एक नजर भी ना डाली, वो सीधा वॉशरूम में चला गया। और ताज़ा होने लगा। कमरे में बस जमीन की खामोश हिस्सियां रह गई। वो बिस्तर पर बैठी हुई थी, मगर उसका जहन उस कमरे में नहीं था। सोचों का हुजूम उसके पीछे, बहुत पीछे ले गया। माँ की आगोश में उसे याद आया कि जब कभी हल्का सा बुखार भी हो जाता था तो उसकी माँ सारी रात जागती रहती थी। ठंडी पट्टियां, प्यार भरा हाथ, धीमी आवाज में दुआएं। और यहाँ यहाँ उसके पाँव की हड्डी टूटी हुई थी, मगर कोई पूछने वाला नहीं था। ख्याल तो दूर, प्यार से एक लफ्ज से नहीं। उसकी आंखों में खामोश आंसू बहते रहे। कोई अल्फाज नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस नम आंखें। इतने में दरवाजा खुला। जुलेखा कोसो अंदर अंदर दाखिल हुई। जमीन ने उन्हें देखा तो आंसू और बहने लगे। जुलेखा कोसो उसके पास आकर बैठी, नरम लहजे में बोली, क्या हुआ बेटी, तुम हमें कह देती, हम ले आते वॉशरूम। ये सुनते ही जमीन का जब्त टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। आप नमाज पढ़ने गई थी। मैं कैसे कहती, कोई नहीं सुन रहा था। एक आवाज दी थी, मगर कोई नहीं आया। सुलेखा बेगम ने उसके बालों पर हाथ फेरा, उसे सीने से लगा लिया। चुप, चुप मेरी बच्ची, चुप। वो होले होले इसे थपकने लगी, जैसे माँ बच्चे को सुलाया करती है। जमीन वहीं बैठे बैठे सो गई, बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह। आंसुओं के निशान अपनी गालों पर मौजूद थे। उसी लम्हे सरदार सदर सिकंदर खुसरो वॉशरूम से निकला। उसकी नजर इस मंजर पर पड़ी, माँ की गोद में सोई हुई जमीन। उसने एक लम्हा देखा और फिर जैसे कुछ देखा ही ना हो, जोर से बोला, अरे अम्मा साईं, आप कम। वो जुमला पूरा भी ना हुआ कि जुलेखा खुसरो ने खामोशी में कहा, आराम से सो रही है बच्ची। मगर सरदार सदर सिकंदर खुसरो बाज न आया। उसने और ऊंची आवाज में कहा, खाना लग गया क्या रात का? जुलेखा ने नागवारी से कहा, बाबा जान आहिस्ता। सरदार दादा सिकंदर खुसरो ने जिद में आकर और जोर से कहा, अम्मा साईं, आज खाने में क्या बना है? चले ना। उसकी आवाज पर जमीन चौंक कर गिर गई, आंखें खुल गई। वो सीधी होकर बैठ गई, आंखें मलती हुई बिल्कुल बच्चों की तरह। सरदार सदर सिकंदर खुसरो ने ये देखा और जान बूझकर नजर चुरा ली। लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई, जैसे मकसद पूरा हो गया हो उसे जगाने का। जुलेखा खुसरो ने अफसोस से कहा, देखा, उठ गई ना हमारी बेटी। वो बात मुकम्मल भी ना कर पाई कि सरदार सदर सिकंदर खुसरो ने काट कर कहा, बेटी नहीं अम्मा साईं, बहू से नहीं। जमीन खामोश रही। जुलेखा खुसरो ने बेटे की बात को अनसुना किया और जमीन से बोली, छोड़े इसे, आए खाना खा लेते हैं। जमीन ने आहिस्ता से कहा, जी। वो उठने लगी। जुलेखा खुसरो ने सहारा दिया, मगर उसी लम्हे सरदार सदर सिकंदर खुसरो आगे बढ़ा और एक छक्के से जमीन को उठा लिया। जुलेखा खुसरो ने बेटे को देखा, बस हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, शायद ये समझ कर के वो जिम्मेदारी निभा रहा है। मगर जमीन सहम गई थी। चले बाबा जान, जुलेखा खुसरो बोली। अम्मा साईं आप पहले, सरदार सदर सिकंदर खुसरो ने कहा। जुलेखा खुसरो आगे बढ़ गई। सरदार सदर सिकंदर खुसरो उनके पीछे था, मगर इस बार उसकी नजरें सामने नहीं थी। वो जानबूझकर जमीन की तरफ देख रहा था। सुर्ख आंखें, सख्त चेहरा, होश में मजीद डरा रहा था। जमीन बच्चों की तरह उसकी शॉल में सिमट गई।
खौफ हद से ज्यादा बढ़ा तो उसने शॉल ही में मुंह ओढ़ लिया। तो उसने शॉल ही मुंह पर ओढ़ ली, जैसे खुद को दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। सरदार दादा सिकंदर कुर्ता ने ये हरकत देखी, उसकी आंखें और पत्थर की हो गई। उसने नजरें आगे की और सुनिया उतरने लगा। नीचे आकर उसने जमीन को कुर्सी पर बिठा दिया। जमीन खामोशी से बैठी रही, आंखें झुकी हुई, दिल सिनेमा हुआ और वजूद थका हुआ। डाइनिंग टेबल पर अनवा अकसाम के खाने सजे थे। लंबी मेज के गिर्द सब अपनी अपनी जगह बैठे थे। चमचों की हल्की हल्की आवाजें फिजा में गूंज रही थी। कोई बात नहीं हो रही थी, बस खाने में मसरूफ खामोशी थी। जुलेखा फौजा ने नजर उठाकर सामने बैठी जमीन को देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता से रोटी तोड़ रही थी। बेटी, आप ये क्या सिर्फ रोटी ही खा रही हैं? आवाज में माँ जैसी नरमी थी, मगर आंखों में सवाल। जमीन ने नजर झुकाए रखते हुए धीमे लहजे में कहा, मुझे गोश्त पसंद नहीं है। सरदार जगह सिकंदर खुसरो ने बात सुन ली थी, मगर उसने चम्मच उठाए रखा, जैसे कुछ सुना ही ना हो। चेहरा सख्त, रवैया बेन्यास। अयान खुसरो ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। मुस्कुराते हुए बोला, अरे तो मछली ले ले भाभी। जमीन ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। इसकी तो खुशबू भी नहीं पसंद। सरदार जगह सिकंदर खुसरो बदस्तूर खाने में मसरूफ रहा, ना नजर उठी न कोई रद्द अमल। जैसे जमीन की मौजूदगी उसके लिए बेमायने हो। खाना खत्म हुआ तो सब आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। कोई अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो कोई सीढ़ियों की तरफ। डाइनिंग हॉल खाली होने लगा। तो दोनों भी कमरे में आए। जमीन चंद लम्हे बेड पर बैठी रही, फिर हिम्मत जमा करके आहिस्ता से बोले, सुबह में सोफे पर सो जाऊं? सरदार जरा सिकंदर खुसरो ने एक लम्हे को रुककर देखा, फिर सख्त लहजे में बोला, जरूरत नहीं, यहीं सो जाओ। जमीन के दिल में अजीब सा खौफ और झिझक इकट्ठी हो गई। वो तुम्हारे ऊपर आज भी, वो मेरा मतलब, मैं आ गई थी ना, इसलिए मैं मुझे सोफे पर सोने दो। सरदार जरा सिकंदर खुसरो ने उसकी तरफ देखा। एक लम्हे को उसके जहन में आया कि वो तो मैं खुद ही आया था, तुमने तो मेरी तरफ आने का ख्याल भी नहीं किया था। मगर जबान पर नफरत का पर्दा था। कहा ना, जरूरत नहीं, यहीं पड़ी रहो। जमीन खामोशी से बिस्तर पर लेटे, दिल कांप रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, करके दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। होठ हिल रहे थे, खुद पर हल्की हल्की फूंके मारने लगे, जैसे खुद को महफूज कर रही हो। सरदार जगह सिकंदर खुसरो भी लेट गया, मगर ये सब उसे कोफत में डाल रहा था। झुंझुलाकर बोला, क्या फूक रही हो? जमीन ने घबराकर आंखें खोली तो धीरे से बोली, वो सोते वक्त दुआएं पढ़ते हैं ना, अम्मी पढ़ा करती थी, अब वो नहीं है, इसलिए। सरदार ज्यादा सिकंदर खुसरो ने बात कर दी। हो गया, अब सो जाओ। जमीन ने हल्के से सिर हिला दिया, आंखें बंद कर ली। चंद ही लम्हों में उसकी सांसें हमवार होने लगी। सरदार ज्यादा सिकंदर खुसरो ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा, फिर करवट बदल ली। और दोनों के दरमियान खामोशी एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। अगली सुबह सूरज आहिस्ता आहिस्ता अफक से उभरा, खिड़की के पर्दों से छिनकर आने वाली मध्यम रोशनी कमरे में फैलने लगी। जमीन की आंख खुली, उसने नींद गुनगुनी में हल्की सी अंगड़ाई ली, जैसे बदन पर रात की थकन अभी बाकी हो। लाशोरी तौर पर उसकी एक सिसकी उसके होठों से निकल गई, फिर उसने आंखें मली। जब उसने करवट बदली तो अचानक साफ रह गई, बिल्कुल बराबर में सरदार जरा सिकंदर को लेता था और वो उसे मुसलसल देख रहा था। जमीन का दिल एक लम्हे को देखते रुक सा गया। उसकी सांस अटक गई, वो घबरा कर सीधी रह गई, आंखें छत पर जमा ली, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सरदार जरा सिकंदर को की नजरें अब भी उस पर थी, ना मोहब्बत से और ना ही नफरत से, बस एक खाली गहरी नजर। हकीकत ये थी कि वो जमीन को देख तो रहा था, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसका जहन माजी की कल यादों में उलझा हुआ था, जिनसे चाह कर भी वो निकल नहीं पाता था। उसे अपने बाप का चेहरा याद आ रहा था, गुस्से से सुर्ख आंखें, और उसकी माँ जुलेखा खुसरो, जो हर बार खामोश रहती थी। वो जुल्म, वो ज्यादतियां, जूते की नोक पर रखना, सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ वैसी तैयार नहीं हो पाती थी, वैसे कपड़े नहीं पहन सकती थी, इन कपड़ों में तैयार हुए बाजारू औरतें उसके बाप के सामने आया करती थी। यही सब सोचते सोचते उसका चेहरा सख्त हो गया। उधर जमीन सहम कर लेती थी। उसे लग रहा था कि वो उसे घूर रहा है, शायद अभी कुछ कहेगा, शायद गुस्सा करेगा। वो ये नहीं जानती थी कि जिस नजर से वो उसे देख रहा है, वो नजर नहीं, वो यादों का बोझ था। आखिरकार जमीन से बर्दाश्त न हुआ, वो झुंझुला कर उठ गई। जैसे ही उसने बिस्तर से नीचे पाँव रखा, उसके मुंह से चीख निकल गई, आ। उस चीख ने सरदार जगत सिकंदर खुसरो को चौंका दिया। वो एकदम पलक झपक कर हाल में लौटा और फौरन उठ बैठा। जमीन ने उसकी तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, अब फिर जंगलियों की तरह धाड़ेगा। मगर सरदार जगत सिकंदर खुसरो ने कुछ नहीं कहा, ना कोई सख्त लफ्ज, ना ही कोई गुस्सा, बस खामोशी से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। जमीन मेरठ से होते जाता देखती रह गई, उसकी आंखें फेर गईं। ये क्या था? आज ये कुछ क्यों नहीं बोला? चंद लम्हे बाद उसने खुद ही आहिस्ता से कहा, चलो शुक्र है आज तो बच गए, बस ऐसे ही बचती रहूंगी। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ाई, बड़ा ही अजीब है, एकदम से बदल जाता है। और कमरे में फिर से खामोशी उतर आई, मगर इस खामोशी में कई अनकही बातें सांस ले रही थी। काफी देर बाद बाथरूम से सरदार जगत सिकंदर खुसरो बाहर निकला तो जमीन ने बेख्याल उसकी तरफ देखा। वो देखती ही रह गई, मगर सरदार जगत सिकंदर खुसरो ने कोई रद्द अमल ना किया। वो इस अंदाज से परेशान वो इस अंदाज से पेश आ रहा था जैसे कमरे में वो अकेला हो, जैसे जमीन वहां मौजूद ही ना हो। उसने सुकून से कुर्ते के बटन लगाए, बाल संवारे, कलाई पर इत्र लगाया
परफ्यूम लगाई गर्दन में शॉल डुबकी और आईने में एक नजर खुद को देखकर बाहर निकलने लगा। जमीन ने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, बख्तावर को भेज दो। सरदार दादा के कंधों को ना रुका ना पलटा, सब दरवाजे से बाहर निकल गया। जल्दी में उसका मोबाइल बिस्तर से करीब ही रह गया। दरवाजा बंद होते ही जमीन की हिम्मत टूट गई। वो तकिए के सहारे बैठ गई और सिसकते हुए खुद ही से बोली, अम्मी, अबू, वो कहाँ फंस गई हूँ? एक तो पाँव भी ठीक नहीं हो रहा, तुम दोनों क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? आंखों से आंसू बहने लगे। वो छत को घूरती रही जैसे वहां से कोई जवाब आ जाए। भाई सरदार दादा के कदम होते तो मोबाइल लेने वापस आ रहा था। दरवाजे के पास को गया। अंदर से आने वाली आवाजें सुनता रहा। जमीन रोते हुए कहती गई, अम्मी, आ जाना वापस, जब मुझे ही अपने पास बुला लो। ये अच्छा नहीं है, ये भेड़िया है। ये भेड़िए की तरह दौड़ता है, मुझे डर लगता है। ये सुनते ही सरदार दादा के कदम पड़ता की आंखें गुस्से से सूख हो गई। उसके जबड़े खींच गए, मगर अगले ही लम्हे वो ठटक गया। अंदर से जमीन की फिर आवाज आई, कुछ मासूम सी, कुछ टूटी हुई। अम्मी, मैं तो स्कूल की दोस्तों से मजाक में कहती थी कि जिससे मेरी शादी होगी ना, वो दुनिया के लिए भेड़िए जैसा होगा, मगर मेरे लिए प्यारा सा मासूम सा बच्चा होगा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। पर ये तो उल्टा हो गया। शायद ये दुनिया के सामने इतना सख्त नहीं जितना मेरे साथ सामने रहता है। दरवाजे के बाहर खड़ा सरदार दादा के कदम को तो एक लम्हे को नरम कर दिया। की सख्ती उसके चेहरे की सख्ती में दरार सी पड़ गई, मगर अचानक उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जब जमीन ने बिल्कुल उसी की नकल करते हुए भारी आवाज में कहा, कहा था ना तमीज से बात किया करो, मेरे सामने एक बात नहीं करना, समझी समझी? फिर खुद ही नाक को बोले, भेड़िया, भेड़िया भी इससे अच्छा बुलाता होगा। ये तो सांड है। नहीं, सांड भी अच्छा है इसके आगे तो। ये भी नहीं। दरवाजे के बाहर सरदार दादा से तो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कुराहट जो शायद बरसों बाद उसके चेहरे पर आई थी। अचानक उसे होश आया, मैं ये क्या कर रहा हूँ? उसने खुद को संभाला, चेहरा फिर सख्त किया, आंखों में गुस्सा भर आया। एकदम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। जमीन ने उसे देखते ही चौंक कर सांस रोक ली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बल्कि दिल में कांपते हुए सोचा, या अल्लाह, इसे सुन तो नहीं लिया? सरदार दादा सिकंदर को सीधा अंदर आया, बिस्तर के पास पड़ा मोबाइल उठाया और बगैर कुछ कहे, बगैर उसकी तरफ देखे वापस बाहर निकल गया। ना कोई लफ्ज, ना ही कोई नजर। जमीन ने गहरी सांस ली, जैसे डूबते हुए को सांस लेने को। आंखों में आंसू साफ किए और खुद से आहिस्ता कहा, खुद की कोशिश करती हूँ, एक टांग पर ही सही। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, एक टांग पर वजन डालकर दीवार का सहारा लेती हुई लड़खड़ाते कदमों से हाथ बाथरूम की तरफ पहुंची। वहां तक जाकर ताजा दम हुई, फिर बाहर निकली और उसी तरह नगड़ाते हुए खामोशी से कमरे से बाहर आ गई। नीचे डाइनिंग में नाश्ता लगा हुआ था, चाय की बात उठ रही थी, मेज पर खामोशी छाई हुई थी। जुलेखा खुशबू की नजर अचानक तीनों की तरफ से उन्होंने जमीन को लंगड़ाते हुए उतरते देखा तो चौंक गई। फौरन सरदार जगह से खुशबू की तरफ देखकर बोले, बाबा जान, जाकर अकेली है, वो अकेली क्यों आ रही है? सरदार जगह की तरफ उन्होंने माँ को देखा, फिर सीने से करती हुई जमीन को एक लम्हा रुका, फिर झंझला कर बड़बड़ाया, क्या मुसीबत है कसम से? वो उठा और लंबे लंबे कदम लेता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जमीन कुछ बातें जमीन कुछ समझ पाती इससे पहले ही सरदार जगत उन्होंने उसे बिल्कुल बच्चे की तरह उठा लिया। एक पासों से मजबूती से थामा और यूं हवा में लगता है नीचे लाने लगा। जमीन उसका चेहरा देखती रही, फिर नीचे फर्श को। दिल में खौफ से सोचा, लगता है आज सीने से गिराने के मूड में है। सरदार जगत ने तेजी से उतरा, डाइनिंग हॉल की तरफ आया, कुर्सी खींचकर जमीन को उठा दिया। या खुद भी आराम से बैठ गया। इसे कुछ हुआ ही ना हो, यहाँ फोटो करने वाला हवा में ही मोहलत रहा। बोले का कोसों की जरा तेरी मंत्र दे दी। जमीन ने आहिस्ता से अपना हाथ फैलाया, जैसे तुम गई हो, कितनी जोर से पकड़ता है। सरदार दर्द करना फोटो ने खुश लहजे में कहा, मुझे देखने से अगर सबको फुर्सत मिल गई हो तो नाश्ता कर लें। अयान फोटो फौरन नाश्ता शुरू करने लगा। दूल्हे का फोटो ने मुस्कुराहट दबाई। जमीन खामोशी से खाने लगी। नाश्ते के बाद सरदार दर्द करना फोटो उठा, शॉल दुरुस्ती और बोला, अम्मा साईं, बाबा साईं कब आएंगे? एक फाइल पर दस्तखत चाहिए। दूल्हे का फोटो ने कहा, बाबा जान, मुझे मालूम नहीं। सरदार दर्द करना फोटो ने शॉल जरा और दुरुस्ती माँ की तरफ देखकर कहा, मालूम रखा करें, आपका शौहर है। ये कहकर वो बाहर निकल आया। अयान फोटो भी उठा और उसके पीछे पीछे चला गया। जबकि दूल्हे का फोटो माजी की कल क्या कभी हो गई थी। जमीन बस खामोश थी। वो अब भी अपने बाजू पर उसकी देर का निशान महसूस कर रही थी। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। हवेली पर एक गहरी खामोशी तारी थी। इसी खामोशी ऐसी खामोशी जिसमें सांसों की आवाज भी बोझल लगती थी। सरदार दादा से कनक होकर अपने स्टडी रूम पास किताब वाले कमरे में था। मेज पर कागजात बिखरे पड़े थे। हाथ में कलम था और आंखों में पत्ते। बशीर सामने खड़ा था। बशीर सामने बैठा हिसाब लिखवा रहा था। जब हिसाब मुकम्मल हुआ तो सरदार दादा से कनक ने अचानक कलम मेज पर फेंका। कमरे में धम से सुनाई दी, बशीर, बख्तावर को मेरे पास भेजो। बशीर ने फौरन सर झुकाया, हुकुम साईं। वो बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद बख्तावर ने दरवाजा खटखटाया और आहिस्ता से अंदर दाखिल हुए। उसके बाद हम नरस रहे थे। सरदार तनु को होते गुस्से से बोला, क्या मसला है तुम्हारा? पैसे नहीं मिल रहे महीने से? बख्तावर ने नजरें झुकाए रखी। सरदार दादा साईं, मिल रहे हैं। सरदार दादा तनु को की आवाज मजबूत सख्त हो गई। चलने या खड़े होने से लाचार हो? बख्तावर खामोश रही। वो डर गई थी। सिर्फ वही नहीं, सरदार दादा तनु के सामने आते ही एक का हर एक का यही हाल होता था। पसीना खुद ही निकल आता था, टांगे कांपने लगती थी। सरदार दादा तनु ने फाड़ के कहा, बको अब। बख्तावर ने हाथ छोड़ दिया। सरदार दादा साईं, क्या हुआ साईं? मुझसे क्या गलती हुई है?
सरदार सदस्य सिकंदर खोसो ने मेज पर हाथ मारा। जो सवाल किया है उसका जवाब दो। चलने या खड़े होने से लाचार हो? बख्तावर की आवाज को मुश्किल निकली। सरदार सदस्य नहीं चल पाती हूँ। सरदार सदस्य सिकंदर खोसो ने 5 टका शीशे का गिलास उठाया और उसके कदमों की तरफ ये मारा। कांच टूट कर बिखर गया। तो जो काम दिया है जमीन की खिदमत का, वो क्यों नहीं निभा रही? बख्तावर दहल गई। कांच के टुकड़े थे, उसकी उंगली जख्मी हो गई। खून रखने लगा मगर वो चुप रही। एक आह तक ना निकाली। सरदार सदस्य सिकंदर खोसो आगे झुका, दोनों हाथ मेज पर रखे और आहिस्ता मगर धीर भरी आवाज में बोला, सुन लो, पूरा दिन मतलब पूरा दिन तुम उसके आगे पीछे रहोगे। वो बोलता गया, उसे पानी चाहिए तुम ला कर दोगे, खाना चाहिए तुम ला कर दोगे, वॉशरूम जाना है तुम लेकर जाओगे, पास जाना हो तो सिक्योरिटी के साथ घुमाने ले जाओगी। बख्तावर से झुकाई खड़ी सुनती रही। बशीर भी साथ था। सरदार दरबार सिकंदर को ने फिर धार के कहा, अब पको कुछ। बख्तावर ने कपकपाती आवाज में कहा, जी सरदार दरबार, नहीं जो हुक्म। सरदार दरबार सिकंदर को जो सीधा हुआ, अब जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। बख्तावर फौरन कमरे से निकल गई। सरदार दरबार सिकंदर को कभी उठा, वो कदम 2 कदम चला, नीचे फर्श पर उसकी नजर पड़ी। खून के कतरे लगे थे। उसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। ये गंद साफ करवाओ। ये कहकर वो बाहर निकल गया। उसके कदमों की आहट गूंजती रही। सख्त, बेरहम और हवेली की दीवारों में खौफ बनकर उतरती हुई। दिन इसी तरह गुजरते रहे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपने रफ्तार से चल रहा था, मगर जमीन के लिए हर दिन जैसे सदियों पर भारी था। इन दिनों में उसका पाँव काफी हद तक ठीक होने लगा था। अब वो खुद चल सकती थी, मगर कभी कभार अचानक दर्द उठता तो उसके कदम लड़खड़ा जाते। डॉक्टर ने उसे सहारे के साथ वॉक करने का मशवरा दिया था। इसलिए वो रोजाना बख्तावर घाट के साथ पार्क जाते, जहाँ सब्ज घास और दरख्तों की छांव में वो चंद कदम चलने की कोशिश करते। बख्तावर जाहिरी तौर पर तो उसका ख्याल रख रही थी, मगर कैसा ख्याल रख रही थी ये सिर्फ वो खुद ही जानती थी। और जमीन, वो अक्सर जमीन को गर्म पानी दे देती। अक्सर जमीन चाय मांगती तो वो ठंडी चाय लाकर रख देती। खाने के वक्त अगर सरदार सदर सिकंदर खोसो या जुलेखा खोसो मौजूद ना होते तो वो फ्रिज में रखा बासी खाना गर्म किए बगैर ही दे देती। सख्त रोटी और ठंडा सालन, ये सब वो इतनी सफाई से करती कि किसी को शक ना होता। जमीन ये सब खामोशी से सह रही थी। उसे लगता था कि शायद सरदार सदर सिकंदर खोसो ने ही बख्तावर को ऐसा करने का हुक्म दिया है, और अगर सरदार सदर सिकंदर खोसो का हुक्म था तो वो मुखालिफत करने का सोच भी नहीं सकती थी। अयान खोसो कभी कभार मुस्कुराते हुए पूछ लेता, भाभी आप ठीक है ना? जमीन हर बार एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिला देती, जी ठीक हूँ। वो झूठ बोलते बोलते खुद से भी नजरें चुराने लगी थी। जुलेखा खोसो उसे माँ जैसा प्यार देती थी। उसके सर पर हाथ फेरते, उसके लिए खास खाने बनवाते, उसके साथ बैठकर बातें करने की कोशिश करती, मगर जमीन के दिल में अपनी माँ की याद ऐसे चुपती जैसे किसी ने जख्म पर नमक रख दिया हो। वो अक्सर रातों को चुपके चुपके रोती, तकिया आंसुओं से भीग जाता, मगर उसके होंठ खामोश रहते। वो एक छोटी सी दुनिया की आदि थी, माँ, बाप, वो खुद और एक मासूम सी बकरी, जिससे वो घंटों बातें करती थी। ये वसी हवेली लंबी राहदारियों और ऊंची दीवारों के बावजूद उसे कैद खाना लगती थी। दूसरी तरफ सरदार सदर सिकंदर खोसो उसकी कोई परवाह नहीं दूसरी तरफ सरदार सदर सिकंदर खोसो को उसकी कोई परवाह ना थी। वो जमीन को सिर्फ एक बोझ समझता था, एक बोझ जिसे उसे अपने बाप से बचाना था ताकि उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद ना हो। वो इस रिश्ते को सिर्फ एक फर्ज समझकर निभा रहा था। जमीन की जरूरत की हर जरूरत की चीज उसने मंगवाई थी, दवाइयाँ, कपड़े, व्हीलचेयर, सहारा देने वाली लाठी, मगर खुद कभी उसका हाल तक ना पूछता। उसकी सारी तवज्जो जमीनों के फैसलों, अदालतों के मुकदमात और दफ्तर के मामलात में लगी हुई थी। उसका घर जो अभी सबरा भी ना था, आहिस्ता आहिस्ता उधरने लगा था, और उसे इस बात की खबर तक ना थी। एक दिन सरदार का सिकंदर को अपने हिसाब किताब के कमरे में बैठा था। उसके सामने मेज पर फाइलों और कागजात का ढेर बिखरा हुआ था। वो कलम हाथ में पकड़े किसी गहरी सोच में एदादो शुमार का जायजा ले रहा था। कमरे में खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ कागजात पलटने की मटन सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उसकी भारी आवाज सुन दी। दरवाजा खुला और बशीर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फाइल और 2 बिल थे। साइन, ये खर्चा आया है अस्पताल का। सरदार सदर सिकंदर खुसरो ने बिना नजर डाले इशारे से रखने को कहा। बशीर ने एक बिल रखा, फिर दूसरा बिल आगे बढ़ाकर कहा, और साइन, ये दूसरा बिल। सरदार जरूरत कन्नौ खुसरो ने अब नजर उठाकर बिल को देखा। पहला बिल तो ठीक था, मगर दूसरे बिल को सरसरी निगाह से देखने लगा। अचानक उसकी भवें सुकड़ गईं। कितना? उसकी आवाज में हैरत के साथ सख्ती भी शामिल थी। बशीर ने सिर झुकाए जवाब दिया, साइन, बख्तावर कह रही थी कि बहू सैनी ने कुछ जरूरी चीजें मंगवाई हैं।
सरदार ज़ादे सिकंदर खुसरो ने एक बार फिर बिल पर नजर दौड़ाई। रकम तकरीबन 1 लाख के करीब थी। उसके चेहरे पर नागवारी की झलक हो गई। इतना? ऐसा क्या मंगवा लिया इसने? उसने झुंझलाकर बिल मेज पर फेंक दिया। बुलाओ अपनी बहू सैनी को, आवाज में हुक्म था। बशीर ने फौरन सिर झुकाकर तामील तामील की और कमरे से बाहर निकल गया। बशीर सीधा जमीन के कमरे की तरफ गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से जमीन की मदम से आवाज आई, आ जाओ। बशीर अदब से अंदर दाखिल हुआ। बहू सैनी साईं बुला रहे हैं। जमीन ने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे का रंग एक लम्हे में उड़ गया। वो आहिस्ता से उठी, लाठी का सहारा लिया और लड़खड़ाते कदमों से बशीर के पीछे पीछे चलने लगी। उसके दिल की धड़कन भी तरतीब हो रही थी। अब क्या करेगा? वो दिल ही दिल में सोच रही थी। डांटेगा या मारेगा, या फिर वैसे ही भेड़े की तरह धाड़ेगा? ये सोचें उसके जहन में तूफान की तरह चल रही थी। रास्ते में अचानक अयान खुसरो सामने आ गया। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं? धर्मी ने नजर झुकाकर धीमी सी आवाज में कहा। वो उन्होंने बुलाया है। किसने? अयान खुसरो ने लापरवाही से जवाब दिया। धर्मी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अयान खुसरो फौरन समझ गया। ओ, डेंजर जोन ने बुलाया है। जमीन खामोश रही। बशीर अदब से एक तरफ खड़ा था। अयान खुसरो ने बशीर की तरफ देखकर पूछा, क्यों बुलाया है? बशीर ने अदब से कहा, छोटे सरदार ज्यादा इल्म नहीं है। अयान खुसरो ने मशकूक नजरों से उसे देखा। अदा कोई काम तुमसे करवाए और तुम्हें इल्म ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बशीर खामोश रहा, एक वफादार सिपाही की तरह। उसी लम्हे जमीन ने हिम्मत करके अयान खुसरो की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोली, अदा, आप भी चल लें। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। अयान खुसरो ने उसकी हालत देखी, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल बिल्कुल, ये अदा जरूर चलेगा। तीनों हिसाब किताब के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे का दरवाजा खुला। सरदार जरूर सिकंदर खुसरो मेज के पीछे बैठा बैठा था। उसकी आंखें सुर्खी माइल थी और नजरें मेज पर पड़े बिल पर जमी हुई थी। कमरे का माहौल अजीब सा सर्द और खौफनाक था। जमीन ने कमरे में कदम रखा तो उसके हाथ कांपने लगे। वो लाठी को मजबूती से पकड़े खड़ी रही। अयान खुसरो उसके साथ आकर खड़ा हो गया। सरदार सदर सिकंदर खुसरो ने आहिस्ता से सिर उठाया। उसकी तेज नजर पहले जमीन पर पड़ी, फिर अयान खुसरो पर। मैंने तुम्हें बुलाया था, पूरा जुलूस नहीं। उसकी आवाज में तंज और सख्ती दोनों शामिल थे। अयान खुसरो ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। अदाब, मैं खुद ही आ गया। सरदार जरा सिकंदर खुसरो ने कोई जवाब न दिया। उसने बिल उठाया, जमीन की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? जमीन ने कांपते हाथों से बिल पकड़ा। वो हैरत से कागज को देखने लगी। बिल में मुख्तलिफ चीजों के दर्ज थे, महंगी ज्वेलरी, लड़कियों का साथी सामान, कीमती कॉस्मेटिक्स और कई फजूल खर्चियां। जमीन की आंखें हैरत से फैल गई। मैंने मैंने ये कुछ नहीं मंगवाया। उसकी आवाज वो मुश्किल सुनाई दी। सरदार सदर सिकंदर खुसरो की आंखों में शक की चमक उभरी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं मैं सच कह रही हूँ। तरमीन की आवाज भर आ गई। अयान खुसरो ने फौरन बिल उसके हाथ से लेकर देखा। उसके चेहरे पर भी हैरत उभरी। अदा, तो वाकई अजीब है। सरदार सदर सिकंदर खुसरो की नजरें तेज हो गई। बख्तावर ने कहा है कि ये सब तुमने मंगवाया है? जमीन ने बेबसी से सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं मंगवाया, मुझे तो। वो जुमला भी मुकम्मल ना कर सकी, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ जमीन की सिसकियों की गूंज थी। सरदार सदर ने धाड़ते हुए कहा, बोलो। जमीन वो धाड़ सुनकर सहम गई। कांपती आवाज में बोली, मैंने मैंने बस एक कोकोमो का पैकेट मंगवाया था, चीजों में इजाफी। वो मेरे महीने के इन दिनों का सामान और दवाइयां ले रहे थे, तो मैंने कहा था कि कोकोमो भी मंगवा दो। सरदार सदस्य ने उसको एक घेरी नजर से देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे वो उसके दिल तक उतर कर सच तलाश करना चाहता हो। जमीन की आंखें आंसुओं से भर आई। सच में? और कुछ भी नहीं मंगवाया? हाँ, याद आया, एक बार चिली मिली भी ली थी। अयान खुसरो खामोश खड़ा रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर फौरन मिट गई। जमीन की बचकाना बात सुनकर उसे हंसी नहीं बल्कि तरस आ रहा था। सरदार दादा सिकंदर खुसरो ने सर्द लहजे में कहा, मैंने इन चीजों की बात नहीं की। मैं इस मेकअप, ज्वेलरी और महंगी चीजों की बात कर रहा हूँ। जमीन ने फौरन नफी में सिर हिला दिया। नहीं, मैंने नहीं मंगवाई, सच्ची। तुम कमरे की तलाशी ले लो। सरदार दादा सिकंदर खुसरो का चेहरा एक लम्हे में सख्त हो गया। अब मैं अपने कमरे की तलाशी लूं? उसकी धाड़ सुनकर जमीन सहम गई। उसके हाथ मजीद कांपने लगे। अयान खुसरो फौरन आगे बढ़ा और उसकी ढाल बनते हुए बोला, ओ अदाब, जब कह रही है तो नहीं लिया होगा ना?
तुम खामोश रहो अयान। सरदार सरस से कलर खुशो की कर्जदार आवाज कमरे में पहुंच गई। जमीन के आंसू बहने लगे। वो सिसकियां भरती हुई बोली, मैं तुम्हें कोकोमो और चिली मिली के पैसे दे दूंगी। सरदार सरस से कलर खुशो ने उसे घूर कर देखा। ये ड्रामा बंद करो अपना। सब जानता हूँ तुम औरतों को। ये जुमला जमीन के दिल में तीर की तरह लगा। वो रोती रही, मुसलसल रोती रही। अयान खोसो ने आहिस्ता से कहा, अदा एक बार बख्तावर को बुला ले, क्या पता सच मालूम हो जाए। अचानक सरदार दादा से कर्नल खोसो ने जोर से मेज पर हाथ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि जमीन पूरी तरह कांप गई और अगले ही लम्हे उसकी आंखें पलट गई। वो लड़खड़ा गई और जमीन की तरफ गिरने लगी। भाभी! अयान खुशो घबरा कर आगे बढ़ा, मगर वो मुकम्मल संभाल न सका। अदा! सरदार दादा से कर्नल खोसो एकदम खड़ा हो गया। उठो लड़की, उठो! उसने सख्त आवाज में कहा, मगर जमीन बेहिस पड़ी थी। वो वाकई बेहोश हो चुकी थी। सरदार दादा से कनों ने झुंझला कर कहा, क्या मुसीबत मेरे सिर आ गई है। मगर अगले ही लम्हे उसने जमीन को बाजुओं में उठा लिया, तेज कदमों से उसे कमरे की तरफ ले गया। अयान खोसो और बशीर उसके पीछे पीछे भागे आए। सरदार सदस्य कनर खोसो ने जमीन को एहतियात से बेड पर लिटाया। इसको होश में लाने की कोशिश करो। अयान खोसो फौरन पानी का गिलास ले आया। उसने जमीन के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। भाभी, आंखें खोले। मगर जमीन की पलकें ना हिली। अयान खोसो परेशान हो गया था। क्यों ना होता, उसके आगे तो वो बिल्कुल बच्ची थी। मजबूरी में भले भाभी कहता था, मगर मानता तो वो उसको अपनी छोटी बहन ही था ना। और आज उसकी छोटी बहन इस तरह बेहोश थी। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। लास्ट में अपना ख्याल रखिएगा।